हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम आपको बारी बारी से लोकसभा के चुनाव का विश्लेषण बताएंगे। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको हिसार लोकसभा का पिछला और मौजूदा और आने वाले की संभावना, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाता इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो आपका ही ये संदेश है और ये कामयाब होते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लोकसभा हिसार का पूरा डाटा बताना चाहता हूँ। कितने चुनाव हुए, किसने किस टाइम चुनाव लड़ा, कितने वोट लिए, कौन हारा कौन जीता, आइए प्रकाश डालता हूं मैं और लिए चलता हूं हिसार लोकसभा क्षेत्र के उस अतीत में। तो अब तक हिसार लोकसभा के चुनाव में, जैसे कि आप सबको पता है, हरियाणा की 9 विधानसभा सीटें एक लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। इसी प्रकार हिसार में भी 9 लोकसभा हैं, जिनमें से 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के हैं। एक उचाना सीट और जिला जींद की है, और बुआनी खेड़ा जींद ये भिवानी जिले की एक बुआनी खेड़ा जो विधानसभा है वो भिवानी जिले से आती है। इस प्रकार इन 9 विधानसभाओं में अब मैं बताता हूँ आपको पुराना इसका जो अतीत है वो। तो इसके अंदर दोस्तों अभी तक लोकसभा के कुल 15 चुनाव हुए हैं, और इसमें सबसे पहला चुनाव हरियाणा बनने के बाद 1967 में हुआ था। तो रामकिशन गुप्ता 67 में बने, मनीराम गोदारा 71 में बने, इंदर सिंह शौकन 77 में बने, मनीराम बागड़ी 1980 में बने, वीरेंद्र सिंह 1984 में बने, जयप्रकाश जेपी 3 बार बने यहाँ से, 1989, 1996 और 2004 में। भजनलाल 2009 में बने, फिर उपचुनाव हुआ 2011 में, भजनलाल ने इस्तीफा दे दिया था। तो कुलदीप बिश्नोई 2011 में ये उपचुनाव जीते थे। दुष्यंत चौटाला 2014 में जीते हैं, और ब्रजेंद्र सिंह इस टाइम जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वो 2019 में जीते थे। और यानी सबसे ज़्यादा 3 बार जयप्रकाश जेपी और 2 बार सुरेंद्र बरुआड़ा ने यह चुनाव जीता है। उसके बाद कोई भी सांसद यहाँ से दोबारा नहीं जीत पाया। तो आइए अब मैं आपको कौन जीता कौन हारा, किसको कितने वोट मिले, इस पर लिए चलता हूँ। तो दोस्तों 1967 में रामकिशन गुप्ता कांग्रेस उम्मीदवार ने सोशलिस्ट पार्टी के मनीराम बागड़ी को 7179 वोटों से हराया था। रामकिशन जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उनको 1,15,963 वोट मिले थे, जबकि सोशलिस्ट पार्टी के मनीराम बागड़ी को 1,08,784 वोट मिले थे। 1971 में मनीराम गोदारा कांग्रेस जैसे उम्मीदवार थे, उन्होंने मनीराम बागड़ी को 83,694 वोटों से हराया था, और बागड़ी को कुल 86,510 वोट ही मिले थे। 1977 में आपातकाल के बाद जनता लहर चली, और जनता पार्टी के उम्मीदवार इंदर सिंह शौकन ने कांग्रेस के जसवंत सिंह को 2,43,384 के बड़े अंतर से हराया। शौकंद को 3,22,456 वोट मिले, जबकि जसवंत सिंह को इस चुनाव में मात्र 79,072 वोट ही मिल पाए। 1980 के चुनाव में जनता सेकुलर ने मनीराम बागड़ी को मैदान में उतारा, और कांग्रेस आई ने मनीराम गोदारा को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में बागड़ी ने गोदारा को 92,711 वोटों से पराजित किया। बागड़ी को 1,92,000 जबकि 1,92,000 कुल 74 वोट मिले, जबकि गोदारा को 99,363 वोट मिले। तो इस प्रकार ये चुनाव हुआ। और 1984 में कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा, और लोकदल के दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला ने मुकाबला किया, लेकिन चौटाला 51,206 मतों से पिछड़ गए। वीरेंद्र सिंह को 2,51,367 वोट मिले, जबकि ओम प्रकाश चौटाला को 2,01,61 वोट मिले। 1989 में जयप्रकाश जेपी ने वीरेंद्र सिंह को 44,679 वोटों से हरा दिया। जेपी जनता दल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2,91,073 वोट हासिल किए, जबकि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार को 2,46,394 वोट प्राप्त हुए।
1991 में कांग्रेस ने मास्टर नारायण सिंह को लड़ा, जबकि जनता पार्टी से जयप्रकाश जेपी ने मुकाबला किया और मास्टर नारायण सिंह ने जेपी को 26,194 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस उम्मीदवार को 2,33,012 वोट मिले और जेपी को 2,06,818 वोट प्राप्त हुए। 1996 में प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई और बंसीलाल ने ओइपा गठन किया और विशाल लोकसभा से जेपी को उम्मीदवार बना। जिंदल परिवार के सहयोग और अपनी पहचान बना चुके जेपी ने समता पार्टी गौरी शंकर को 1,74,652 मतों से हरा। जेपी को 3,06,402 वोट मिले और समता पार्टी को 1,31,750 वोट मिले। तो इस प्रकार ये लेखा जोखा चुनाव का बनता रहा। 1998 में ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा लोकदल पार्टी का गठन किया और हिसार से सुरेंद्र बरुवाला को मैदान में उतारा और वहीपा से ओम प्रकाश जिंदल ने स्वयं चुनाव लड़ा और 30,491 वोटों से चुनाव हार गए। अलोधरा को कुल 2,60,271 वोट मिले, जबकि जिंदल को 1,79,780 वोट मिले और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। 1999 में इनेलो ने फिर सुरेंद्र बरुवाला पर विश्वास जताया और बरुवाला ने कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह को 1,60,452 वोटों से हराया। इस चुनाव में बरुवाला को 3,96,540 वोट मिले और वीरेंद्र सिंह को कुल 2,36,088 वोट मिले। 2004 आते आते फिर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल हुई और इस चुनाव में कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार बनाया और वे कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे उतरे। जेपी ने 4,06,712 वोट प्राप्त कर इनेलो के सुरेंद्र बरुवाला को 1,82,574 वोटों से हरा दिया। बरुवाला को कुल 2,21,168 वोट मिले और इस तरह वो चुनाव हार गए। 2009 में भजनलाल ने हजका के बनने तले चुनाव लड़ा। ये भी राजनीति बदल चुकी थी। भजनलाल ने हजका गठन किया था और इनेलो के संपत सिंह ने चुनाव मैदान में इनका मुकाबला किया था। यह सबसे रोचक मुकाबला था। आखिरकार हजका सुप्रीमो भजनलाल ने मात्र 6,983 वोटों से यह जीत दर्ज कर अपनी जीत बचाई थी। भजनलाल को 2,48,476 वोट मिले, जबकि संपत सिंह को 2,41,493 वोट मिले। 2014 में इनेलो के दुष्यंत चौटाला ने 4,94,478 वोट प्राप्त कर हजका के कुलदीप बिश्नोई को कुल 31,847 वोटों के अंतर से हराया। कुलदीप को कुल 4,62,731 वोट मिले। कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। 2019 आते आते भाजपा काफी मजबूत हो चुकी थी। भाजपा ने वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह IAS को मैदान में उतारा और इनेलो से अलग हो चुकी जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला को आजमाया। इस चुनाव में भाजपा की लहर चल रही थी और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम चुके थे। अतः ब्रजेंद्र सिंह ने दुष्यंत को रिकॉर्ड 3,14,068 मतों से शिकस्त दी। भाजपा को 6,03,289 वोट मिले, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा वोट हैं, जबकि दुष्यंत को कुल 2,89,221 वोटों से सब्र करना पड़ा और कांग्रेस यहाँ बुरी तरह पिछड़ गई। तो अब इसमें ये तो था 2019 तक का लेखा जोखा। अब जिक्र करें 2024 में क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ से बात करूँगा आपसे। यहाँ अब की बार कांग्रेस की तो यहाँ से जयप्रकाश जेपी को ही प्रमुख दावेदार मान रहे हैं, लेकिन वे लंबे समय से इस लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए अब भी वो सक्रिय हो गए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर संपत सिंह भी यहाँ से भजनलाल को तगड़ी टक्कर दे चुके हैं और नए चेहरों में अशोक मंगालीवाला भी प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस के और भी कई दिग्गज हैं, वे भी बड़े कारोबारी हैं जो यहाँ से टिकट लेने के इच्छुक हैं, क्योंकि अशोक मंगालीवाला भी काफ़ी सक्रिय हैं और हल्के में सक्रिय हो गए हैं। भजनलाल परिवार के भाजपा में जाने के बाद भजनलाल के खासम खास रहे पंडित रामजी लाल के निकट संबंधी हैं, वो भी डॉक्टर अभी जो अधिकारी है रिटायर, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। जिंदल परिवार अभी खामोश है और उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। वो राजनीति में सक्रिय होंगे नहीं होंगे या क्या बात होगी, वो आगे की आगे देखी जाएगी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी सक्रिय नजर नहीं आते। तो भाजपा से भी नाराज हैं कुछ दिग्गज नेता,
उनका भी पता लगेगा वो कहाँ यहाँ रहते हैं या कहीं दूसरी पार्टी में जाएंगे। एक बड़ा परिवार है राजनीति में, हो सकता है कुछ उथल पुथल होगी तो इधर से उधर भी हो जाए तो कुछ और भी समीकरण बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस से यही उम्मीदवार खासकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखते हैं किस परिवार को टिकट मिलती है, उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। और पुराने रसूख के दम पर भी वे टिकट लेने की दौड़ में अपने नाम लिखवा सकते हैं, जो ऊपर मैंने बताया। और इनका भी यहाँ देखना है कि किस तरह से अब की बार यहाँ की राजनीति घूम रही है। अब आइए बड़ी पार्टी भाजपा के दावेदारों पर भी एक नज़र डालते हैं। कुछ दिन से ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ से भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ सकते हैं। नारायण से विधायक का 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, रोहतक से भी लोकसभा का लड़ चुके हैं, 1 बार जीते, 1 बार शक्तिशाली मंत्री बने नारायण से। नारायण हल्के का अच्छा विकास किया, मगर लोगों के अच्छे संबंध लोगों से नहीं बना सकने के कारण विधानसभा चुनाव पिछली बार जेजेपी के पंडित राम कुमार गौतम से हार गए थे। वैसे अगर काम की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु ने नारायण हल्के में बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए थे, लेकिन रसूख की तो कुछ कमी रही या कोई कुछ भी कारण लगा लो तो वो पिछड़ गए पिछली बार। अब वो चाहते हैं कि भाजपा की सीट पर लोकसभा हिसार से चुनाव लड़के और केंद्र की राजनीति में रुचि दिखा रहे हैं। तो देखना है क्या होता है। गैर जाटों में डॉक्टर कमल गुप्ता का भी नाम लिया जा रहा है, डिप्टी स्पीकर हैं उनका भी नाम आ रहा है कई जगह, और कुछ और हैं उनके भी नाम लिए जा रहे हैं। बाकी भजनलाल परिवार की ये परंपरागत सीट रही है, अतः कयास ये भी लगा जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को भी लड़ा जा सकता है। लेकिन भाजपा का नारा परिवारवाद से किनारा करना लगा जा रहा है। अगर वो क्योंकि भोवे बिश्नोई आदमपुर से विधायक है, शायद एक परिवार को से एक ही को अगर लड़ाएंगे तो शायद उनका टिकट कटेगा। और भाजपा का जेजेपी से भी अच्छा गठबंधन है, अगर दोनों इकट्ठे लड़ते हैं तो हिसार और भिवानी सीट पर वो भी दावा अपना जताएंगे दुष्यंत चौटाला, और दिग्विजय उनके जो है नेता वो मैदान में आ सकते हैं दिग्विजय सिंह। अगर भाजपा अकेला चलो की तर्ज पर लड़ेगी तो जेजेपी भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। एक और छात्र नेता हैं जो कि काफ़ी दिनों से सक्रिय राजनीति में रहे हैं, लेकिन ईमानदार हैं और पैसे के बलबूते वो उनकी मुकाबले में कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर उन्हें टिकट मिलती है, मदन रावल वासिया बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और उन्होंने नड़ुआ से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और आदमपुर विधानसभा सीट से वो प्रोफेसर गणेश लाल के कवरिंग कैंडिडेट भी रह चुके हैं। तो वो भी अब अपने पूरे पुराने साथियों के साथ हल्के में नब्ज टटोल रहे हैं। अब ये तो देखना है, बड़ी पार्टी है, इसमें किसका दाव लगता है ये देखने वाली बात होगी। अभी कुछ समीकरण और भी बदल बिगड़ सकते हैं। हो सकता है जो भाजपा की चाल चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े पूंजीपतियों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से किसी चेहरे पर भाजपा दाव खेले, ये कह नहीं सकते अभी। बाकी कुछ और भी इनेलो भी किसी सशक्त उम्मीदवार की तलाश में है। बाकी अन्य दलों की बात करें तो बीएसपी भी कैंडिडेट देगी। जनसेवक पार्टी है हरियाणा की में जो नई बनी है बलराज कुंडू की, वो भी किसी खास चेहरे की तलाश में है। इनमें संतोष बघाड़ा या कोई अन्य समाजसेवी को लड़ा जा सकता है, या कोई और सोशल एक्टिविस्ट को वो देख रहे हैं, या किसी उद्योगपति को भी वो टिकट दे सकते हैं। हिसार सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी उम्मीदवारों के राजनीतिक तौर और सामाजिक रसूख पर भी निर्भर करता है। और हरियाणा में जाति समीकरण की बात रखें तो वो मायने रखते हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब 8 विधानसभाओं में जाटों के वोट सबसे ज़्यादा बनते हैं, और कई हलकों में पिछड़े वोटों की संख्या भी अच्छी है। और नंबर 2 पर दलित वोटर कहें या अनुसूचित जाति का जो वोटर है उनकी संख्या काफ़ी अच्छी है। एक नज़र जातिगत वोटरों पर अगर डाली जाए तो 3-4 यहाँ वो बनते हैं समीकरण। जातिगत जनगणना न होने की वजह से सही आंकड़े प्रस्तुत हम नहीं
कर सकते, लेकिन मोटे तौर पर अंदाजा लगा जा सकता है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति के वोटों की संख्या मानी जाती है, जबकि पिछड़ों के वोट भी अच्छी संख्या में है। सवर्णों में ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी वोटों की ज़्यादातर शहरों व कस्बों में संख्या है, गाँव में बहुत कम है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों के अलावा भिवानी जिले की बुआनी खेड़ा व जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट भी बहुत ही मायना रखती है। उकलाना बुआनी खेड़ा विधानसभा सीट पहले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हिसार शहर में शहरी वोटों की संख्या काफ़ी है, जबकि अन्य हलकों में ज़्यादातर देहाती वोटों की संख्या आती है। शहरी वोटों पर भाजपा कांग्रेस की पकड़ है, जबकि देहात में अन्य दलों में भी वोटों का बंटवारा हो जाता है, जो कि मुख्य मुकाबले के उम्मीदवारों को प्रभावित करता है। और यहाँ से कांग्रेस तगड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक जाति समीकरण की बात की जाए तो किसान और श्रमिक लॉबी सत्ता पक्ष से आजकल कुछ नाराज नजर आ रही है। कुछ किसान आंदोलन का अभी तक असर है और दोबारा फिर से किसान आंदोलन मुंह बाए खड़ा है। अब देखना है इसमें कौन कौन सी यूनियन शामिल होती हैं। यहाँ 3-4 बड़े वर्ग हैं। एक तो मैं कहूँ जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताऊं। सवर्णों व पिछड़ों में एक बड़ा तबका भी भाजपा के पाले माता दिख रहा है, मगर मुकाबला सीधा होता तो बहुत ही रोचक होता। लेकिन कई पार्टियों के उम्मीदवार आने पर देखना होगा किस पार्टी का कौन उम्मीदवार किस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाता है। अगर मुकाबला बहुकोणीय हुआ तो सत्ता पक्ष को लाभ होगा, और अगर सीधा मुकाबला खिंचा तो कुछ भी परिणाम आ सकता है। आम आदमी पार्टी का भी यहाँ असर है, इसी प्रकार कुछ छोटे दल भी आएंगे। वैसे अभी चुनाव की घोषणा होने के बाद इससे ही पता चलेगा। हो सकता है कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे दल बदल करके समीकरणों पर असर डाल सकते हैं। व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर तबके का रुख क्या रहेगा, इस पर चुनाव का दारोमदार रहेगा। आए दिन देख रहे हैं रोजाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये सब वोटों को प्रभावित भी करेंगे या फिर दबाव बनाने के लिए ही ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो कुछ तो वैसे भी सरकार को बाध्य करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन वोटों के समय पर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। कहीं जातिकरण समीकरण अट जाते हैं तो कहीं उनमें फूट हो जाती है। तो इस बात का पूरा ये नहीं कह सकते कि अगर किसान सारे ही बड़े आंदोलन का रूप ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सरकार को सारे ही खिलाफ वोट देंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। और कर्मचारी जो आए दिन रोजाना सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं, कह नहीं सकते कि वो सारे सरकार के खिलाफ है। सब्जी मंडियों के हड़ताल है, व्यापारी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं कह सकते कि वो सरकार को वोट नहीं देंगे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका विरोध भी ज़बरदस्त है और वोटों में भी फिर लगता है वो कहीं ना कहीं फिर आगे निकल जाते हैं। तो ये कहना अभी बड़ा कठिन है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। कोई एक तरफा मान के चले तो बहुत बड़ी भूल होगी। तो आज ये इसका अगला चुनाव जो लोकसभा का होगा उसके समीकरण क्या बनते हैं वो भिवानी लोकसभा की मैं बात करूंगा। तो 2-4 दिन के अंदर अंदर आप इंतज़ार कीजिए। आपका संदेश चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अच्छा लगती है ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दिया करें। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, कोई फीस नहीं है इसकी, फ्री चैनल है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद कोई भी चैनल आपको न बताए, क्योंकि जब से हरियाणा बना है मेरे पास पूरा डाटा मौजूद है और मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ। तो इसे पूरी देख लिया करें ताकि, और बताएं हमें कोई इसके अंदर कमी है तो ताकि उसको आगे सुधारा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आगे भिवानी लोकसभा का जो मैं डाटा आपको दूंगा उसका इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हवा सिंह सहल।